नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन इस वक्त चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य को हासिल करिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों, बहुत ही लगन के साथ अपनी मेहनत को अंजाम दीजिए, जुट जाइए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य ही है आपकी सफलता दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो विश्व के भूगोल पे हम लोग डीपली नॉलेज लेते हैं, उसके बाद उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम टॉप ऑफ व्यू से। तो आज हम देखेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व के भूगोल के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ने एशिया महाद्वीप को देखा, उसके बाद हमने अफ्रीका महाद्वीप को देखा। अब हम देखेंगे अमेरिका महाद्वीप को, जो कि दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं शानदार सेशन उत्तरी अमेरिका के साथ। तो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका। आइए देखते हैं। तो पहले दोस्तों, उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध के भीतर और लगभग पूरा पश्चिमी गोलार्ध के भीतर एक महाद्वीप है। यानी जो उत्तरी अमेरिका है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध के भीतर और लगभग पूरा पश्चिमी गोलार्ध के भीतर, ये मान के चले उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का हिस्सा है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसे अमेरिका का उत्तरी उपमहाद्वीप भी माना जा सकता है। यानी जो उत्तरी अमेरिका है इसे अमेरिका का उपमहाद्वीप भी माना जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी महाद्वीप। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी सीमा उत्तर में आर्कटिक महासागर से, पूर्व की बात करें तो पूर्व में अटलांटिक महासागर से, पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर से और दक्षिण पूर्व में दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन सागर से मिलती है दोस्तों। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। उत्तरी अमेरिका जो है वो एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे महाद्वीप है, बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका है, फिर आपका यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 24 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है। तो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल लगभग 24 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। तो दक्षिण से उत्तर तक यह 60 डिग्री उत्तर से 85 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक। बात समझ आ रही? अगर उत्तर तक की हम सीमा की बात करें कि दक्षिण से उत्तर तक की सीमा की बात करें तो ये 60 डिग्री उत्तर से 85 डिग्री उत्तर अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक, तथा पूर्व से पश्चिम तक 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से 179 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, दूसरे शब्दों में इसकी भीतरी सीमा उत्तरी ध्रुव से केवल लगभग 5000 किलोमीटर दूर है और इसकी पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय तरीका से केवल 10 किलोमीटर दूर है। बात समझ आ रही दोस्तों? दूसरे शब्दों में की जाए कि जो इसकी उत्तरी सीमा है वो उत्तरी ध्रुव से लगभग 500 किलोमीटर दूर है और पश्चिमी सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा से केवल 10 किलोमीटर दूर है। बात समझ में आ रही दोस्तों? चलिए दोस्तों, चलिए आइए फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो दोस्तों हमने डिस्कशन किया कि दक्षिण से उत्तर तक, ठीक है, दक्षिण से अगर उत्तर की बात करें तो ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ठीक। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये 20 डिग्री पश्चिम से 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला है। ठीक है, पश्चिमी देशांतर तक फैला है। दूसरे शब्दों में क्या बात हुई थी कि इसकी जो सीमा है वो उत्तरी ध्रुव से केवल 5000 किलोमीटर दूर है और इसकी पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय तीर रेखा से केवल 10 किलोमीटर दूर है दोस्तों। ठीक है, अब उत्तरी पश्चिम अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में 5 समय क्षेत्र आते हैं दोस्तों। बात समझ रही? कितने समय क्षेत्र आते हैं? 5 समय क्षेत्र आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा आर्कटिक वृत्त महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, ये भी याद रखिएगा।
जो उत्तरी अमेरिका है उसमें कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त जो हैं वो महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर महाद्वीप के केंद्र से होकर भी गुजरता है। यानी कर्क रेखा और जो आर्कटिक वृत्त है वो महाद्वीप से होकर गुजरता है, उत्तरी अमेरिका से महाद्वीप से होकर गुजरता है, और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर महाद्वीप के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका का भौगोलिक मानचित्र की बात करें, आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्यारे दोस्तों ये देखिए, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है। ये देखिए, ये रॉकी पर्वत है आपका। ये देखिए, ये रॉकी पर्वत है आपका, यहाँ दे रहा है। ये आपका फिजिकल यानी कि भौतिक मानचित्र आपका दिया हुआ है, भौतिक मैप दिया हुआ है। यहाँ आपका ये ग्रीनलैंड है। ठीक है। ये लेब्राडोर सी है। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, ये फिजिकल मैप है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है आपका उत्तरी अमेरिका का राजनीतिक मानचित्र है। देखिए, एक है अलास्का, एक है कनाडा, एक है यूनाइटेड स्टेट, एक है मैक्सिको। ठीक है। और बाकी जो इसमें और जो देश दिए हुए हैं दोस्तों, उसमें से क्या होता है, राजनीतिक, यानी जिसमें जिसमें ये समझ लीजिए कि पॉलिटी, ठीक है, आप कह सकते हैं पॉलिटिशियन, ठीक है, उससे संबंधित है। आपकी बात समझ में आ रही है? राज व्यवस्था आप कह सकते हैं उसको। ठीक है। और राजनीतिक मानचित्र से संबंधित है, तो ये मानचित्र क्या हो जाएगा, आपका राजनीतिक मानचित्र हो जाएगा, जिससे उत्तरी अमेरिका क्या करती है, राजनीति करती है। राजनीतिक उसका चलता है, राजनीतिक ब्यौरा चलता है, राजनीतिक संबंध चलते हैं, जैसे कि अलास्का, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, ये आप जानते ही हैं, मैक्सिको, बाकी और अदर स्टेट या अदर सिटी कह लीजिए, या अदर कंट्री भी आप कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करें दोस्तों, तो इस विशाल भूभाग में 3 बड़े देश शामिल हैं। कौन कौन सा? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, मध्य अमेरिका के 7 छोटे राज्य और वेस्ट इंडीज के कुछ द्वीप। बस समझ में आ रही? ये जो अभी आपने मैप देखा प्यारे दोस्तों, देखिए दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सा है? अलास्का है, कनाडा है, अमेरिका है, मैक्सिको, ये देखिए मैक्सिको भी है। तो अमेरिका के 7 छोटे राज्य और वेस्ट इंडीज के कुछ द्वीप हैं इसमें। अब आगे चलते हैं। तो अटलांटिक, माफ कीजिएगा, अटलांटिक अटलांटिक प्रशांत और आर्कटिक महासागर क्रमशः पूर्व और पश्चिम और उत्तर में उत्तरी अमेरिका को घेरे हैं। यानी अटलांटिक और प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर जो है वो पूरब पश्चिम और उत्तर में उत्तरी अमेरिका को घेरे हैं। उत्तर पश्चिम में बेरिंग जल संधि इसे एशिया से अलग करती है। यानी कि उत्तरी अमेरिका को उत्तर पश्चिम में बेरिंग जल संधि एशिया से अलग करती है, और दक्षिण पूर्व में पनामा का इस्थमुस इसे दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। ऐसे समझिए कि दक्षिण पूर्व में जो पनामा नहर है वो क्या करती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। ठीक है। तो जो जोड़ती है वो क्या है, इल्तुतमिश है पनामा का। ठीक। और उत्तर पश्चिम को छोड़कर उत्तरी अमेरिका में चिकनी तटरेखा भी है, ये भी याद रखिए। उत्तर पश्चिम को अगर छोड़ दिया जाए तो उत्तरी अमेरिका में क्या है, चिकनी तटरेखा पाई जाती है। उत्तर पश्चिम में जो है दोस्तों बेरिंग जल संधि है। जो बेरिंग जल संधि है वो उत्तरी अमेरिका को क्या करती है, एशिया से अलग करती है। दक्षिण पूर्व में जो पनामा नहर है वो क्या करती है दोस्तों, वो पनामा का जो इस्थमुस है वो क्या करता है, दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है। आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रीय प्रभाग प्रभाग को देख लेते हैं, यानी रीजनल डिवीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आइए क्षेत्रवार के हिसाब से देखें तो उत्तरी अमेरिका को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। कैसे कैसे बांट सकते हैं? पश्चिमी क्षेत्र में बांट सकते हैं, बड़े मैदानों में बांट सकते हैं, कनाडा के कवच में बांट सकते हो, पूर्वी क्षेत्रों में बांट सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, एक ही वीडियो में आपके उत्तरी अमेरिका का पूरा डिस्कशन होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहला देखते हैं पश्चिमी क्षेत्र का। चलिए, तो पश्चिमी क्षेत्र का देखें तो पश्चिम में युवा पर्वत उगते हैं। इन पहाड़ों में सबसे अधिक परिचित संभवतः राकीश पर्वत है। जो राकीश पर्वत है वो सबसे युवा पर्वत भी माना जाता है दोस्तों, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी श्रृंखला है। यानी ये मान के चलें कि उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा पर्वत है, युवा पर्वत है, जो कि पश्चिम में स्थित है, उसे वो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ऐसे समझिए कि जो राकीश पर्वत है वो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। वे कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से लेकर अमेरिका राज्य
के न्यू मैक्सिको तक फैले हुए हैं। ये जो पश्चिमी क्षेत्र है इसका, या जो राखीश पर्वत है दोस्तों, इसकी जो श्रृंखला है वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से लेकर के अमेरिका राज्य के न्यू मैक्सिको तक फैला हुआ है। अब देखते हैं विशाल मैदान के बारे में। महाद्वीप के मध्य में विशाल मैदान स्थित है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में मैदानी इलाकों के बड़े क्षेत्र गहरे समृद्ध मिट्टी के आवरण हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका की ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले इस क्षेत्र में अनाज उगाया जाता है दोस्तों। यानी कि उत्तरी अमेरिका का ब्रेड बास्केट कहा जाता है इसको, किसको? विशाल मैदान को, यानी ग्रीन प्लेन्स को कहा जाता है दोस्तों, जो समृद्ध, बस समझे, जो महाद्वीप का जो मध्य में जो विशाल मैदान है उसको क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका की ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है, जिससे दुनिया के एक बड़े हिस्से का पेट भरता है। ग्रेट प्लेन्स तेल और प्राकृतिक गैस के समृद्ध भंडार भी यहाँ का भी घर है। ऐसे समझिए कि यहाँ जो है वो ग्रेट प्लेन्स के तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार भी यहाँ पाया जाता है। कहाँ? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विशाल मैदानों में। चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं कनाडा की कवच की। तो कैनेडियन शील्ड एक उठा हुआ लेकिन अपेक्षाकृत सपाट पठार है। यह पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिमी कनाडा तक फैला हुआ है। कैनेडियन शील्ड की विशेषता एक चट्टानी परिदृश्य है जिसमें आश्चर्यजनक संख्या में झीलें हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों? कैनेडियन शील्ड एक उठा हुआ सपाट पठार है। यह पूर्व, मध्य और उत्तर पश्चिम कनाडा तक फैला है। कैनेडियन शील्ड की विशेषता है कि एक चट्टानी परिदृश्य है जिसमें आश्चर्यजनक संख्या में झीलें हैं। यानी कि कैनेडियन शील्ड में क्या है? आश्चर्यजनक संख्या में झीलें पाई जाती हैं। अब देखते हैं पूर्वी क्षेत्र के बारे में दोस्तों। तो इस विविध क्षेत्रों में एपलाचियन पर्वत और अटलांटिक तटीय मैदान शामिल हैं। उत्तरी अमेरिका की पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं जिनमें एपलाचियन भी शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट के पास से निकलती है। इन क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों से कोयले और अन्य खनिजों के समृद्ध भंडार के लिए खनन किया जाता रहा है। यानी कि जो ऐसा क्षेत्र है जिसमें एपालियन पर्वत और अटलांटिक तटीय मैदान शामिल हैं, उत्तरी अमेरिका की पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं जिनमें एपलाचियन भी शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट के पास से निकलती है। इन क्षेत्रों में करोड़ों वर्षों से कोयले और अन्य खनिजों के भंडार का खनन यानी खुदाई की जाती रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका के प्रमुख भौतिक भाग। ठीक है, कौन कौन से? पश्चिमी कार्डिलेरास, केंद्रीय तराई क्षेत्र और पूर्वी उच्च भूमि। आइए देखते हैं पश्चिमी कार्डिलेरास यानी कि द वेस्टर्न कार्डिलेरस के बारे में। चलिए दोस्तों, पहला क्या कह रहा है कि युवा वलित पर्वतों की समानांतर श्रृंखलाएं अलास्का से शुरू होती हैं और इंडीज के रूप में दक्षिण अमेरिका तक फैली हैं। यानी जो युवा वलित पर्वत की जो समानांतर श्रृंखलाएं हैं वो अलास्का से शुरू होती हैं और इंडीज के रूप में दक्षिण अमेरिका तक फैली हैं। दूसरा क्या कह रहा है? चूंकि वे मुड़ी हुई डोरियों के समान होते हैं इसलिए इन्हें कार्डिलेरास के नाम से जाना जाता है। वलित पर्वत तब बनते हैं जब टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की पपड़ी को धक्का देती हैं और इसे कटक और घाटियां बनाने के लिए मजबूर करती हैं। अगला है वलित पर्वतों के आधार से ज्वालामुखी चट्टानें। ठीक है, आधार से क्या करती हैं? ज्वालामुखी चट्टानें भी निकलती हैं। आगे कार्डिलियस प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा होता है। कार्डिलियस क्या है? प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। माउंट सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि बर्फ से ढके कार्डिलेरास नमी से भरी हवाओं के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं और राहत भरी वर्षा के कारण बनते हैं। यानी बर्फ से ढकी जो कार्डिलेरास है वो नमी से भरी हवाओं के लिए क्या करती है? एक बाधा के रूप में कार्य करती है और भारी वर्षा कराती है। यानी ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर और कुछ पूर्व की ओर बहती हैं और कार्डिलेरास उनके बीच जल विभाजन का कार्य करती है। यानी कुछ नदियाँ इसमें पश्चिम की ओर बहती हैं और कुछ पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन जो कार्डिलेरास है वो क्या करती है? जल के विभाजन का कार्य करती है। राखी पर्वत, अलास्का रेंज, कैस्केड, सियरा नेवेदा, सियरा माद्रा पश्चिमी कार्डिलेरास की प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि ग्रांड कैनियन शुष्क कोलोराडो पठार में कटी गहरी संकटी घाटी का एक नेटवर्क है। यानी ग्रांड कैनियन क्या है? शुष्क कोलोराडो पठार में क्या है? कटी गहरी संकरी घाटी का एक नेटवर्क है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? द ओल्ड फेथफुल एक प्राकृतिक गीजर है, यानी एक गर्म पानी का झरना है। हर 90 मिनट में एक बार गीजर से 60 मीटर की ऊंचाई तक गर्जना करते हुए पानी निकलता है।
यानी गरजता हुआ निकलता है। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है। यानी द ओल्ड फेथफुल क्या जो गीजर है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये येलो स्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है और हर 90 मिनट में एक बार इस गीजर से 60 मीटर की ऊंचाई तक गरजता हुआ पानी निकलता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों केंद्रीय तराई क्षेत्र की यानी सेंट्रल ला लैंड्स के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। ये आर्कटिक तटों और हडसन की खाड़ी से लेकर मैक्सिको की खाड़ी तक फैले हुए हैं। दूसरा कह रहा है ये पश्चिम में कार्डिलेरास और पूर्व में ऊंचे इलाकों में घिरे हुए हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों पश्चिम में अधिक ऊंचाई के कारण इन्हें ऊंचे मैदानों के रूप में जाना जाता है। ये सब तराई क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। उत्तर में ये कैनेडियन शील्ड बनाते हैं। आगे चलते हैं। कैनेडियन शील्ड कई झीलों वाला एक प्रायद्वीप है। वे इतने बड़े हैं कि इन्हें समुद्र कहा जा सकता है। ये 5 महान झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो। आगे चलते हैं। तो विनिपेग झील, ग्रेट बैरियर झील और अथाबास्का झील भी कैनेडियन शील्ड पर ही है। कौन कौन सी झीलें? विनिपेग झील, ग्रेट बैरियर झील और अथाबास्का झील। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी झीलें हैं जो कैनेडियन शील्ड पर हैं। विनिपेग झील, ग्रेट बैरियर झील और अथाबास्का झील। आगे चलते हैं। तो कैनेडियन शील्ड के दक्षिण में मध्य तराई क्षेत्र ग्लेशियरों और नदियों द्वारा लगाई गई तलछटों की परतों से ढके हुए हैं या बहुत उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका के महान झीलों के बारे में। तो दोस्तों अब देखना है उत्तरी अमेरिका की महान झीलों के बारे में। तो उत्तरी झीलों के जो क्षेत्र का महत्व उसको देख लेते हैं। हिमानी झीलें सबसे बड़ी मीठे पानी की व्यवस्था है यहाँ। साथ में ये पृथ्वी की सतह के मीठे पानी का 1/5 भाग धारण भी करते हैं। अगला है परिधि में पेयजल, सिंचाई, परिवहन, सल्फाइड और लौह खनन का स्रोत है। अब इसके पूर्वी उच्च भूमि देख लेते हैं, द अर्थन हाईलैंड्स के बारे में। आइए। वे पुराने वलित पर्वत जो सेंट लॉरेंस नदी की घाटी से दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैले हुए हैं। ऐसे पुराने वलित पर्वत जो क्या है, लॉरेंस नदी की घाटी से दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैले हुए हैं। आगे चलते हैं। वे कार्डिलेरास की तरह ऊंचे या निरंतर नहीं हैं। अगला है हाईलैंड्स को कनाडा में लॉरेंस हाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में एप्लांचियंस के रूप में भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 2000 मीटर से कम है। बात समझे दोस्तों। हाईलैंड्स जो है वो क्या है, यानी उच्च भूमि जो है वो लॉरेंस हाईलैंड्स और संयुक्त राज्य अमेरिका में एप्चालियंस के रूप में जाना जाता है। कनाडा में उसको क्या कहते हैं, लॉरेंटियन हाईलैंड्स, और अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहते हैं, एप्लाचियंस। चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्यारे दोस्तों कि अटलांटिक महासागर के सामने उनकी पूर्वी ढलानें बहुत तीव्र हैं जिससे तट तक बहने वाली नदियों में झरने गिरते हैं। अटलांटिक महासागर के सामने उनकी पूर्वी ढलानें बहुत तीव्र हैं, बहुत तेज हैं, जिससे तट तक बहने वाली नदियों में झरने गिरते हैं। अब देखते हैं कैनेडियन शील्ड क्या होता है दोस्तों। तो कैनेडियन शील्ड एक उठा हुआ लेकिन अपेक्षाकृत सपाट पठार है। पूर्वी मध्य और पश्चिमी कनाडा तक फैला है। कैनेडियन शील्ड की विशेषता एक चट्टानी प्रदेश है जिसमें आश्चर्यजनक संख्या में झीलें हैं। ठीक है दोस्तों, ये रिपीटेड हो गया है। अब आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका की खाड़ी के बारे में। खाड़ी समुद्र का वह भाग है जो भूमि में प्रवेश करता है, जो आकार और गहराई में बहुत बड़ा होता है। वे आम तौर पर खाड़ियों की तुलना में बड़े और अधिक गहरे इंस्टेंट होते हैं और अक्सर उत्कृष्ट बंदरगाह बनाते हैं। कई महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र खाड़ी पर स्थित हैं। यानी खाड़ी क्या होता है, समुद्र का ऐसा भाग होता है जो भूमि में प्रवेश कर जाता है और यह आकार और गहराई में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। आमतौर पर खाड़ियों की तुलना में बड़े और अधिक गहरे इंडेंटेड होते हैं। ठीक है, इंडेंटेड होते हैं और अक्सर उत्कृष्ट बंदरगाह बनाते हैं, बहुत अच्छे किस्म के बंदरगाह बनाते हैं। कई महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र खाड़ी पर स्थित हैं। अब देखते हैं मैक्सिको की खाड़ी के बारे में। तो दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी यह 3 देशों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्थल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा के द्वीप राष्ट्र से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा खाड़ी में से एक होने के कारण इनकी तटरेखा 5000 किलोमीटर है। यानी मैक्सिको की खाड़ी की अगर हम तटरेखा की बात करें दोस्तों तो 5000 किलोमीटर है। अब अलास्का की खाड़ी की बात करें यानी गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का की बात करें दोस्तों तो यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है, जहाँ 2 प्रकार के पानी एक दूसरे में बहते हैं। एक हल्का लगभग बिजली जैसा नीला और गहरे स्लेटी नीले रंग में विलीन हो जाता है। यानी 2 प्रकार के पानी यहाँ पाए जाते हैं। अब देखते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यह बाजा कैलिफोर्निया
प्रायद्वीप को मैक्सिकन मुख्य भूमि से अलग करता है। इसकी जो तटरेखा है वो 4000 किलोमीटर यानी कि 2600 मील है। इसे ग्रह पर सबसे विविध समुद्रों में से एक माना जाता है और यह मैक्रोइन वर्टेब्रेट्स की 5000 से अधिक प्रजातियों का घर है। यहाँ एक प्रजाति है दोस्तों माइक्रोइन वर्टेब्रेट्स की, जो 5000 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेंट लॉरेंस की खाड़ी क्या है? तो यह सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से उत्तरी अमेरिका महान झीलों का एक जल आउटलेट है। यह एक अर्धबंद समुद्र है जो 2000 ठीक है दोस्तों, ये 2,36,000 वर्ग किलोमीटर यानी कि 91,000 वर्ग मील को कवर करता है और इसमें लगभग 35,000 घन किलोमीटर यानी कि 8,400 घन मील पानी होता है। इसके परिणाम स्वरूप औसत गहराई 148 मीटर यानी 486 फीट होती है। दोस्तों बात समझ में आ रही है? ये सेंट लॉरेंस खाड़ी की विशेषता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध प्रमुख द्वीप के बारे में। वैंकूवर द्वीप क्या होता है दोस्तों? तो यह कनाडा के प्रशांत तट पर स्थित है, जो अपनी हल्की जलवायु संपन्न कला समुदाय के लिए जाना जाता है। यह ब्रिटिश कोलंबिया मुख्य भूमि से जॉर्जिया जलडम मरुमध्य और क्वीन चार्लोट जल मरुमध्य द्वारा वाशिंगटन से जुआंडी फूका जलडम मरुमध्य द्वारा अलग किया जाता है। चलिए, ग्रीनलैंड क्या होता है दोस्तों? यह अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित एक विशाल द्वीप है। इसकी 80% भूमि बर्फ से ढकी है, यानी ग्रीनलैंड की जो भूमि है वो 80% बर्फ से ढकी है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, वेल्स द्वीप के राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ वेल्स आइसलैंड, यह अलास्का पैन हैंडल में एलेक्जेंडर द्वीप समूह के द्वीपों में से एक है। यह आकार में द्वीपों में चौथा स्थान है। ठीक है, अब हवाई द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। इसे बड़े द्वीप के रूप में भी जाना जाता है, जो प्राकृतिक वातावरण का एक विशाल कैनवास प्रदान करता है और यह मध्य प्रशांत क्षेत्र में हवाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, हवाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है हवाई द्वीप। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, एंटिलीज की के क्यूबा द्वीप समूह के बारे में देख लेते हैं। इसे विश्व के चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है। जो क्यूबा है उसे विश्व के चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है। इसके धातु संसाधनों के विशाल स्रोत में कोबाल्ट, निकिल, लौह अयस्क, क्रोमियम, तांबा, अन्य संसाधनों में लकड़ी, पेट्रोलियम, सिलिका, नमक, कृषि योग्य भूमि शामिल है, जो कि क्यूबा द्वीप समूह में पाई जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, बरमूडा द्वीप, यह उत्तरी अटलांटिक में ब्रिटिश द्वीप समूह का क्षेत्र है और एल्बो और हार्मुस बे जैसे गुलाबी रेत वाले समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तरी अटलांटिक में ब्रिटिश द्वीप समूह का क्षेत्र माना जाता है। अपवा तंत्र के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो उत्तरी अमेरिका में अनेक नदियां हैं। उत्तरी अमेरिका की नदियों को उन समुद्रों के अनुसार समूहीकृत किया जा सकता है जिनमें वे बहती हैं। जैसे आइए देखते हैं उत्तरी अमेरिका का जल निकासी पैटर्न। पहला क्या है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो दोस्तों ये मिसिसिपी, मिसौरी और उनकी सहायक नदियाँ हैं, जो पूरे निचले मध्य तराई क्षेत्र को बहा देती हैं। वे पश्चिमी कार्डिलेरास से शुरू होते हैं। ओहिनो और टेनेसी नदियाँ जो मिसिसिपी की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन उनका स्रोत एप्लांचियंस में है, अपवाद है। अब दूसरा है अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ। सेंट लॉरेंस नदी इस समूह की सबसे बड़ी नदी है, अटलांटिक महासागर की। इस समूह में फॉल लाइन की छोटी नदियों को भी शामिल किया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या कह रहा है, आर्कटिक महासागर। तो मैकेंजी नदी, जिसमें कैनेडियन शील्ड पर कई उथली झीलें हैं। निल्सन नदी हडसन की खाड़ी में बहती है। आगे है प्रशांत महासागर जल निकासी। तो पश्चिमी तट के साथ अलास्का, कोलंबिया, फ्रेजर, कोलोराडो के यूकोन नदी। कोलोराडो नदी कोलोराडो पठार को काटती है और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक गहरी घाटियों का निर्माण करती है, जिन्हें लगभग 1 किलोमीटर की गहराई वाले ग्रैंड कैनन के रूप में जाना जाता है। अन्य नदियों में यूकोन, फ्रेजर, स्नेक, हम्बोल्ट, सैक्रामेंटो, सैन जोबिन या जोकिन आदि प्रसिद्ध हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये प्रशांत महासागरीय जल निकासी है। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका में समुद्र के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका में समुद्र के बारे में कैरिबियन सागर की बात करें, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। यह एक उपमहासागरीय बेसिन है जो वेनेजुएला, कोलंबिया और पनामा के तटों में घिरा है। पश्चिमों में कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला, बेलीज और मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप द्वारा उत्तर में क्यूबा, हिस्पानियोला, जमैका, प्यूर्टो रिको के ग्रेटर एंटिल्स द्वीप और पूर्व में लेसर एंटिल्स की उत्तर दक्षिण श्रृंखला द्वारा, जिसमें द्वीप चाप शामिल है,
जो उत्तर पूर्व में वर्जिन द्वीप समूह से त्रिनिदाद तक फैला है। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं फ्यूफोर्ड सागर क्या होता है। न्यूफोर्ड सागर दोस्तों, तो यह कनाडा और अलास्का के उत्तर में स्थित है, जिसे अटलांटिक महासागर के सीमांत समुद्र के रूप में जाना जाता है, जो 1,84,000 वर्ग मील के क्षेत्र और 3,239 फीट यानी कि 1,004 मीटर की औसत गहराई को कवर करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हडसन की खाड़ी के बारे में। तो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जाना जाता है, जो 1,02,30,000 वर्ग किलोमीटर यानी कि 4,70,000 मील क्षेत्र और खारे पानी के बड़े भंडार में फैली है। अब लेब्राडोर सागर क्या है? तो यह महाद्वीप शेल्फ से घिरा है और कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करता है। कनाडा को ग्रीनलैंड से कौन सा सागर अलग करता है? लेब्राडोर। बेरिंग सागर की बात करें तो यह एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करते हुए उत्तरी अमेरिका के सुदूर उत्तर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं उत्तरी अपवा तंत्र के बारे में। राखी पर्वत के ग्रेट बेसिन क्षेत्र में नदियां हैं जो तट तक नहीं पहुंचती बल्कि भूमि में समाप्त हो जाती हैं। अंतर्देशीय अपवा तंत्र है, नदियां छोटी मौसमी होती हैं और खारी झीलों में समा जाती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्रेट बेसिन का मैप है। अब प्यारे दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के झीलों के बारे में देख लेते हैं। तो कैनेडियन शील्ड की मीठे पानी की झीलें हैं। कैनेडियन शील्ड की मीठे पानी की झीलें हैं। राकीज और सीरा नेवेदा के बीच ग्रेट साल्ट सेक में नमक की मात्रा अधिक है और यह अंतर्देशीय जल निकासी का क्षेत्र माना जाता है। अगला पॉइंट की बात करें तो कनाडा के ओंटारियो में एरी झील और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन, न्यूयॉर्क, ओहियो और पेंसिल्वेनिया। ठीक है, आगे देखते हैं। कनाडा के ओंटारियो में ह्यूरॉन झील और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन झील है। आगे ओंटारियो में ओंटारियो झील और संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क झील है। ओंटारियो की बात करें तो ओंटारियो में एक लेक सेंट क्लेयर और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन झील है। ये सब क्या है? झीलें हैं दोस्तों। ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन में सुपीरियर झील। अब संसाधन के बारे में। संसाधन की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में दुनिया के अधिकांश मक्का, मांस, कपास, सोयाबीन, तंबाकू और गेहूं के साथ साथ कई अन्य खाद्य और औद्योगिक कच्चे माल की फसलों का उत्पादन करता है। खनिज संसाधन की बात करें तो खनिज संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है। बड़ी विविधता में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, पारा, निकिल, पोटास और चांदी शामिल है। अब कृषि के बारे में कृषि के बारे में देखें दोस्तों, तो बर्फीली आर्कटिक से लेकर मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों तक उत्तरी अमेरिका में किसी भी अन्य महाद्वीप की तुलना में अधिक जलवायु भिन्नता है। कैरिबियन में मूंगा चट्टानों से लेकर ग्रीनलैंड में बर्फ़ की चादर तक लगभग हर प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का महाद्वीप पर कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये अंतर उत्तरी अमेरिका के विभिन्न प्रकार के कृषि उद्योगों में योगदान करते हैं, जिन्हें अक्सर जलवायु क्षेत्र द्वारा विभाजित किया जाता है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में। किसानें संतरे, गन्ना, काफ़ी, कोको और केले फसल लेते हैं। ये फसलें तटीय मैदानों और अर्ध पहाड़ी ढालों पर उगती हैं। कपास और भांग की खेती गर्म और शुष्क मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र में की जाती है। ये फसलें मध्य अमेरिकी देशों के लिए महत्वपूर्ण निर्यात का साधन। अब देखते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फसल, सब्जियां, कपास, तंबाकू उत्तरी मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका के गर्म उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रमुख हैं। अगला है, इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में अमेरिकी राज्य टेक्सास और मैक्सिको में रियो ग्रांडे घाटी, खट्टे फल, कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली, फल और सब्जियां, खाड़ी तटीय मैदान, सब्जियां और एप्लांचियंस, कपास की रतीली घाटियां शामिल हैं और इसमें तंबाकू भी शामिल है। इन क्षेत्रों को पर्याप्त वर्षा और गर्म हवा के प्रवाह से लाभ काफ़ी मिलता है। आगे चल शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। इस जलवायु में महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में अमेरिका में न्यूयॉर्क का फिंगर लेक्स क्षेत्र शामिल है। कनाडा के ओंटारियो प्रांत में प्रांत में नियाग्रा प्रायद्वीप, अमेरिकी राज्य वाशिंगटन और कनाडाई प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में कोलंबिया नदी बेसिन और एप्लांचियंस की घाटियां हैं। इन क्षेत्रों को उत्कृष्ट जल निकासी और पूर्वानुमानित स्थापित ढंग से लाभ होता है। आगे है डेयरी बेल्ट, मकई बेल्ट और गेहूं बेल्ट महाद्वीप के ठंडे समशीतोष्ण क्षेत्रों में 3 कृषि क्षेत्र हैं। गाय, बकरी, भेड़ सहित डेयरी पशु न्यू इंग्लैंड और ग्रेट लेक्स सेंट में पनपने वाले घास और मजबूत छोटे अनाज पर भोजन करते हैं। अटलांटिक तट के साथ नॉरेंज क्षेत्र यह डेयरी बेल्ट है।
ओहायो नदी और निचली मिसौरी नदी के बीच स्थित कार्न बेल्ट को पर्याप्त पानी और तेज़ गर्मी की धूप मिलती है, जो मकई और सोयाबीन के लिए आदर्श है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है? कार्न बेल्ट के पश्चिम में गेहूं बेल्ट अमेरिकी राज्य कैंसस से अल्बर्टा, सस्केचेवान और मैनीटोबा के कनाडाई पेरी प्रांत तक फैली हुई है। ग्रेट प्लेन्स का यह विशाल क्षेत्र सर्दियों और वसंत दोनों में गेहूं की खेती की अनुमति देता है। शुष्क क्षेत्र के बारे में देख लें तो शुष्क क्षेत्र जो दक्षिण पश्चिमी अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में आम है, पशुधन पालन के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है। इस क्षेत्र में हजारों मवेशियों वाले खेत आम हैं। परंपरागत रूप से पशुधन स्थानीय रूप से उगाए चारे जैसे मैदानी घास पर भोजन करते हैं। हालांकि फलों और कपास की खेती के लिए सिंचाई से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं दोस्तों? देसी घासें पशुपालकों द्वारा रखे गए पशुधन के विशाल झुंडुओं का पोषण नहीं कर सकती। मवेशी, भेड़, सूअर और अन्य पशुओं के मकई आधारित चारा खाने की तुलना में चरने की संभावना कम होती है। वास्तव में मकई बेल्ट में उगाए जाने वाले अधिकांश मकई फीडर मकई हैं, जिनका उपयोग पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। अब वानिकी के बारे में देखें तो वानिकी की बात करें दोस्तों, तो वानिकी वनों में पेड़ों और अन्य वनस्पतियों का प्रबंधन, खेती और कटाई। उदाहरण के लिए प्रशांत, नॉर्थ वेस्ट और लाफिंग कंपनियां देवदार और सुप्रस पेड़ों की कटाई करती है। इन पेड़ों की लकड़ी निर्माण के लिए दुनिया भर में निर्यात की जाती है। प्रायद्वीप की कुछ सबसे बड़ी पेपर मिलें हैं जो इन समशीतोष्ण वर्षा वनों में पाई जाती है। कागज़ के अलावा पेपर मिलें कार्डबोर्ड और फाइबर बोर्ड का उत्पादन करती है। उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भाग के लिए वानिकी एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लकड़ी उद्योग प्रशांत, उत्तर पश्चिम, खाड़ी राज्यों, दक्षिण अटलांटिक तटीय मैदानों में मजबूत है। कनाडा में क्यूबेक, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतों में वानिकी एक प्रमुख उद्योग है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अब दोस्तों खनन के बारे में देखते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, क्योंकि एक ही वीडियो में उत्तरी अमेरिका का डिस्कशन करना है। चलिए, तो उत्तरी अमेरिका कोयले का एक प्रमुख उत्पादक है, जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला बॉक्साइट, लोहा और तांबा दोनों का उपयोग निर्माण में किया जाता है। निकिल का उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है, जिसे उत्तरी अमेरिका कंपनियां दुनिया भर में निर्यात करती हैं। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में सोने और चांदी की खदानें संचालित होती हैं। अमेरिकी राज्य अरकानसास की एक खदान, क्रेटर ऑफ डायमंड्स स्टेट पार्कर के आगंतुक अपने हीरों की खोज कर सकते हैं। कोयले की बात करते हैं दोस्तों। कोयला अमेरिका के लिए एक प्राथमिक उद्योग बना हुआ है और अक्सर अपलांचियंस के पास के राज्यों से जुड़ा हुआ है। अगला क्या है कि कोयले के खनन भूमिगत बड़े खुले गड्ढों में किया जा सकता है। विश्व का लगभग 20% कोयला अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खनन किया जाता है। 20% कोयला अमेरिका पेंसिल्वेनिया में इसका खनन किया जाता है। आगे है धात्विक खनिज। तो लॉयस के बड़े भंडार लेक सुपीरियर के आसपास के क्षेत्रों और कैनेडियन शील्ड के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। लोहा दक्षिणी अपलांसियंस में भी पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में तांबे के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। बड़ी झीलों और राखी पर्वतों के आसपास इसके बड़े पैमाने पर खनन किया जाता है। अगला है मैक्सिको जो है वो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी चांदी के बड़े भंडार पाए जाते हैं। यह जिंक उद्योग का भी उत्पाद करता है। चिहुआहुआ विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खदान है जो मैक्सिको में है। कनाडा और अमेरिका में भारी मात्रा में सोने का उत्पादन होता है, जिसे राखी पर्वत में खनन किया जाता है। ठीक है, यानी कनाडा और अमेरिका में भारी मात्रा में सोने का उत्पादन किया जाता है। 1900 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया और अलास्का में सोने की तेज़ी देखी गई थी। कनाडा विश्व का लगभग 90% निकल का उत्पादन करता है। याद रखिएगा, विश्व का 90% निकल का उत्पादन कौन करता है? कनाडा करता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पाए दोस्तों, कनाडा एस्बेस्टस, जिंक और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक और कोबाल्ट, यूरेनियम और रेडियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान दें कि चीन दुनिया के सबसे बड़े एस्बेस्टस उत्पादकों में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूरेनियम और सल्फर की दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों ड्रिलिंग के बारे में। आइए दोस्तों देखते हैं ड्रिलिंग क्या होती है।
तो उत्तरी अमेरिका तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार का घर है, जिसका खनन ऊर्जा और ईंधन के लिए किया जाता है। उपयोग इसका खनन ऊर्जा और ईंधन के लिए किया जाता है। तेल और गैस के निष्कर्षण उत्तरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के प्रमुख तत्व हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादकों में से हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में अथाबास्का टार रेत भारी कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। अथाबास्का टार रेत में 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निष्कर्षण परियोजनाएं स्थापित हैं। अगला क्या कह रहा है, उत्तरी अमेरिका में अलास्का से टेक्सास तक एक विशाल चाप पे पेट्रोलियम के बड़े भंडार पाए जाते हैं। 17.87 मिलियन बैरल प्रतिदिन औसत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का शीर्ष तेल उत्पादक देशों में से है, जो दुनिया के उत्पादन का 18% है। चलिए आगे चल, आगे क्या कह रहा है दोस्तों, अमेरिका 2012 में रूस को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया। 2013 में पूर्व नेता सऊदी अरब को पीछे छोड़कर दुनिया का शीर्ष तेल उत्पादक बन गया। अमेरिका में बढ़े हुए उत्पादन का अधिकांश हिस्सा टेक्सास, नॉर्थ डकोटा में सेल संरचनाओं के फ्रैंकिंग के कारण है। 2011 की शुरुआत में अमेरिका तेल का शुद्ध निर्यातक रहा, यानी निर्यात आयात से अधिक है। आगे पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, मेक्सिको दुनिया के शीर्ष तेल निर्यातकों में से एक है। उत्तरी अमेरिका के देशों में ये सबसे आगे है, जिसका मुख्य कारण खाड़ी और उसके आसपास के भंडार हैं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों मेक्सिको की तुलना में अधिक तेल उत्पादन करते हैं, लेकिन वे कहीं अधिक उपभोग भी करते हैं। दोनों देश ज़्यादातर तेल और प्राकृतिक गैस के आयातक हैं और निर्यातक नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, देखते हैं उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र। पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण शहर, सिएटल की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा विमान संयोजन केंद्र है। लकड़ी काटना, मछली डिम्बादारी, एल्युमिनियम गलाना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण उद्योग यहाँ हैं। सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो गोल्डन गेट का शहर के नाम से जाना जाता है। तेल शोधन, जहाज निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स की बात करें तो अपने फिल्म उद्योग, हॉलीवुड के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं। ग्रेट लेक क्षेत्र की बात करें तो भारी उद्योग और लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण शहर की बात करें तो शिकागो, पिट्सबर्ग, क्वींसलैंड, टोलेडो, डेट्रॉयट आदि ये सब क्या है, ग्रेट लेक क्षेत्र हैं। डेट्रॉयट की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल क्षेत्र है। एकरोन की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है यहाँ। पिट्सबर्ग की बात करें तो लौह और अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन ये करता है। टेक्सास की बात करें तो यहाँ का एक ह्यूस्टन है, जो तेल रिफाइनरी, जहाज निर्माण, रसायन और मशीनरी यहाँ स्थापित महत्वपूर्ण उद्योग हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कनाडा देश की बात करते हैं। हिमिल्टन की बात करें तो ओंटारियो झील के शीर्ष पर स्थित है। इसे कनाडा का बर्किंघम कहा जाता है। आयरन एंड स्टील वर्कर्स और इंजीनियरिंग केंद्र है यहाँ पर। सडबरी की बात करें तो ह्यूरॉन झील के तट पर स्थित है। यह कनाडा के सबसे अधिक उत्पादक खनन क्षेत्रों में से एक है, जहाँ निकिल, प्लेटिनम, तांबा आदि का उत्पादन किया जाता है। अरबिडा की बात करें तो सगुयने नदी पर स्थित है। इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम स्मेल्टर है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में, यानी सर्दियाँ। ह्यूरॉन झील के तट पर स्थित है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, कहाँ, सर्निया में। ओटावा की बात करें तो कागज और लुगदी और आरा मिलिंग यहाँ पे पाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों एक ही वीडियो में मैंने पूरा उत्तरी अमेरिका का पूरा डिस्कशन कर दिया है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके वन लाइनर प्रश्नों को भी देख सकते हैं, और इससे पहले भी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डाले जा चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।